हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। मैं अमरजीत कुमार। इंडियन स्टेट सीरीज में आज मैं आंध्र प्रदेश को लेकर के हाजिर हूँ। इससे पहले की वीडियो में मैंने केरल और तमिलनाडु का ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, वो भी आप लोग ज़रूर देखेंगे। आने वाले बिहार एएसआई हो या यूपीएसआई या बीपीएससी, ये सभी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है, खास करके बीपीएससी के लिए। तो इस वीडियो में हम आंध्र प्रदेश को जानेंगे। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, जिससे कि आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करेंगे और कमेंट्स करके बताएंगे आपको अगला वीडियो किस राज्य पर चाहिए, ठीक है। इसी के साथ हम शुरू करते हैं। आप लोग पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे और वहीं पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक। बात करेंगे आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है, जबकि आगे चलकर ये अमरावती बनेगी, ठीक है, जो कि 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होने के बाद उसकी राजधानी हैदराबाद हो गई है तेलंगाना की, और आंध्र प्रदेश की बनने वाली राजधानी अमरावती होगी। आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ा शहर की बात करें तो विशाखापत्तनम। जनसंख्या की बात करें तो 4,93,86,799 वहाँ की जनसंख्या। घनत्व की बात करें तो 308 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर में उसकी जनसंख्या है। ज़िले की बात करें तो वहाँ पे कुल 13 ज़िले हैं। राजभाषा वहाँ की तेलुगु, और गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को, जबकि है ना, और यही वो राज्य है जो भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है। सरकार यहाँ की कौन सी कहलाती है? तो आंध्र प्रदेश सरकार। राज्यपाल की बात करें तो अभी वर्तमान में विश्व भूषण हरिश्चंद्र। ये कब? अगस्त 2020 का बात है, ठीक है, अगस्त 2020 में। यहाँ की मुख्यमंत्री तो YS जगन मोहन रेड्डी, जो कि कांग्रेस से संबंधित है। यहाँ का विधानमंडल कैसा है? द्विसदनीय, जिसमें विधान परिषद में कुल 58 सीटें हैं और विधानसभा में 175 सीटें हैं। भारतीय संसद में उसकी भागीदारी देखें तो राज्यसभा में 11 सीट और लोकसभा में 25 सीटें। वहाँ की उच्च न्यायालय कौन सी है? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। वहाँ का डाक सूचक संख्या क्या है? 51 से 53, और वाहन अक्षर AP। वहाँ की वाहन अक्षर पे AP लिखा रहता है, जिस तरह से बिहार का BR, यूपी का UP, झारखंड का JH, इस तरह से आंध्र प्रदेश का AP लिखा हुआ मिलेगा। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो मैंने लास्ट में शामिल किया, जो कि शायद ही आपको कहीं पे एक साथ इतने फैक्ट्स मिल सकते हैं, ठीक है। इसकी विशेषता की बात करें तो इसके चिन्ह की, तो राजभाषा क्या है? तेलुगु। राज्य प्रतीक क्या है? पूर्ण कुंभ। राज्य गीत क्या है? माँ तेलुगु तल्ली की। और ये किसके द्वारा रचित किया गया? शंकर वाडी सुंदराचारी द्वारा। यहाँ की पशु कौन सी है? चिंकारा। राजकीय पक्षी नीलकंठ। राजकीय पेड़ नीम। और राज्य खेल कबड्डी। राज्य नृत्य की बात करें तो कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश की राज्य नृत्य क्या है? तो कुचिपुड़ी। और राज्य फूल कुमुद। अब इसके हम विशेषता जानेंगे, डिटेल्स में सारे कुछ जानेंगे। बहुत से लोगों का कमेंट्स आ रहा था कि सर हमें सिर्फ 1 लाइनर और ऑब्जेक्टिव टाइप पे चाहिए, है ना, 1 लाइनर चाहिए। तो मेरा मानना ये है कि आप लोग एक बार डिटेल्स में जान लो, है ना, और इसी डिटेल्स में से आपको हर तरह के ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएंगे, 1 लाइनर मिल जाएंगे। मैं PDF में भी सारे डिटेल्स में ही दिया हूँ, आप लोग वहाँ से भी 1 लाइनर निकाल सकते और आप खुद नोट्स बना सकते हो उससे, है ना। ये इतने हैं जिसमें कि आपके सारे 1 लाइनर आप कहीं से भी क्वेश्चन उठा के ले आओ, आंध्र प्रदेश से संबंधित आपको हल हो जाएंगे। तो एक बार आप लोग डिटेल्स में जानो और यहाँ से आप लोग 1 लाइनर क्वेश्चन खुद ब खुद बनेंगे। चलिए, इतिहास की बात करें तो आंध्र प्रदेश भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है ना, और यह क्षेत्रफल में भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य और जनसंख्या के दृष्टि से 8वां सबसे बड़ा राज्य।
इसकी राजधानी की बात करें तो अमरावती। भारत के सभी राज्यों में इसका जो समुद्र तट है वो दूसरा है, जबकि गुजरात का कितना है 1600 किलोमीटर, जो कि पहला है। और दूसरा सबसे बड़ा समुद्र तट किसकी है? आंध्र प्रदेश की, जो 972 किलोमीटर की है। हैदराबाद जो है केवल इसके 10 साल के लिए राजधानी है, जबकि अमरावती उसके आगे चलकर की राजधानी बन जाएगी। आंध्र प्रदेश को अगर भौगोलिक दृष्टि से जाने तो 12 डिग्री 41 मिनट और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 84 डिग्री 40 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा के बीच में स्थित है। इसके चारों ओर की राज्य देखें, उत्तर में महाराष्ट्र मिलेगा, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा मिलेगा, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में तमिलनाडु, पश्चिम में कर्नाटक, ये इसके पड़ोसी राज्य हो गए। ऐतिहासिक रूप से आंध्र प्रदेश को धान का कटोरा कहा जाता है। धान का कटोरा किसे कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को। और यहाँ की फसल जो है 77% से ज़्यादा हिस्सा चावल की है ना। और यहाँ की दो प्रमुख नदियाँ गोदावरी और कृष्णा। पुडुचेरी राज्य का जो यनम जो है, यनम जिला, वो इसी के अंदर में आता है ना। यनम जिला जो है आंध्र प्रदेश के अंतर्गत ही एक छोटा सा है। और यहाँ का उत्तरी पूर्व में गोदावरी डेल्टा स्थित है। ऐतिहासिक दृष्टि से इसकी बात करें तो पहले आंध्र प्रदेश आंध्र पथ या आंध्र देश या आंध्र वाणी या आंध्र विषय के रूप में जाना जाता था। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया। आंध्र राज्य से आंध्र प्रदेश बना 1 नवंबर 1956 को। फरवरी 2014 को भारतीय संसद ने अलग तेलंगाना राज्य को मंजूरी दी। यहाँ पे ये ध्यान देना है, फिर बहुत सारे लोगों का कमेंट आएगा, इससे अच्छा है आप पहले ध्यान लो। फरवरी 2014 को है ना संसद ने इसे मंजूरी दिया, जबकि गठन कब हुआ? 2 जून 2014 को। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? 2 जून 2014 को, जबकि फरवरी 2014 में मंजूरी मिली थी संसद से, है ना। तेलंगाना राज्य में 10 जिले तथा शेष आंध्र प्रदेश में 13 जिले होंगे। ये इस तरह से बंटवारा किए गए और 10 साल तक इसकी संयुक्त राजधानी ये पता है ना। अब इसके इतिहास की बात करें, है ना, कुछ और डीपली चले प्राचीन काल में, तो ऐतरेय ब्राह्मण में और महाभारत जैसे काव्य में भी आंध्र शासन का उल्लेख मिलता है ना। और यहाँ पे आंध्र जाति का उल्लेख मिलता है कहाँ पे? तो भारत के नाट्य शास्त्र में और भट्टली पोल्लू में पाए गए शिलालेख में तेलुगु भाषा की जड़ें खोजी गई है। औपनिवेशिक भारत में देखें, यानी कि जब अंग्रेजों का शासन था उस समय, तो उत्तरी सरकार ब्रिटिश मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा था और यह आंध्र प्रदेश के रूप में उभरा। बाद में निजाम ने ब्रिटिशों को 5 क्षेत्र सौंपे, जो अंततः रायलसीमा क्षेत्र के रूप में उभरा था। जो ब्रिटिश लोग थे, वो जो हैदराबाद के निजाम थे, उन्हें 5 क्षेत्र सौंपे थे और ये स्थानीय स्वायत्तता के बदले ब्रिटिश शासन को स्वीकार करते हुए, है ना, जब निजाम ने ऐसा किया था, तब हैदराबाद के रूप में आंतरिक प्रांतों पर नियंत्रण बनाए रखा। यहाँ का फ्रांसीसियों ने गोदावरी डेल्टा में यनम, जिसे यौनो कहा जाता था, पर कब्जा किया, जिसे 1954 तक उसने अपने अधीन रखा था। स्वतंत्रता के समय की बात करें तो 1947 में ब्रिटिश साम्राज्य से भारत स्वतंत्र हुआ। हैदराबाद के निजाम ने भारत से अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहा, किंतु 5 दिनों तक ऑपरेशन पोलो ध्यान रखना, ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है? हैदराबाद राज्य के अधिग्रहण से, है ना, जिसमें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की बहुत ही भूमिका थी। स्वतंत्र भारत राज्य प्राप्त करने के प्रयास में और मद्रास राज्य के तेलुगु लोगों के हितों की रक्षा के लिए अमरजीवी पोट्टी श्री रामल्लू ने तेलुगु भाषी लोगों के लिए उपवास और आमरण अनशन किया था ना। तब जाकर के 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश ने कर्नूल को अपनी राजधानी के साथ राज्य का दर्जा पाया था, 1953 को, ठीक है। और पूर्ण रूप से आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ? तेलंगाना से 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। अब इसके भूगोल को बात करें तो आमतौर पर आंध्र प्रदेश की जो जलवायु है वो गर्म और नम है और यहाँ पे दक्षिण पश्चिम की मानसून की भूमिका होती है। आंध्र प्रदेश में सर्दियाँ सुखद होती है और यह समय वह है जब राज्य को पर्यटक को आकर्षित करता है, ठीक है। अगर आप आंध्र प्रदेश का सैर करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे कब जा सकते हैं? अक्टूबर से फरवरी के बीच में जाना अच्छा होता है और यहाँ पे ज़्यादातर वर्ष से उष्णकटिबंधीय बारिश का मौसम होता है, ठीक है।
जनसंख्या की बात करें तो तेलुगु राज्य की राजभाषा है और यहाँ द्वारा बोली गई 88.5% जनसंख्या जो है वो तेलुगु भाषा बोलती है। और भारत के अत्यधिक बोली जाने वाली भाषाओं में तेलुगु का स्थान तीसरा स्थान तेलुगु का, पहला हिंदी, दूसरा बंगाली, तीसरा तेलुगु, है ना। इस तरह से कुछ उर्दू भी है, हिंदी बोली जाती है, तमिल बोली जाती है। और भारत सरकार ने 1 नवंबर 2008 को एक शास्त्रीय और प्राचीन भाषा के रूप में तेलुगु को नामित किया था। यहाँ से वन लाइनर आपको मिल रहा है ना। हर टॉपिक में आपको मैं जितने भी स्टेट कराऊंगा आपको डिटेल्स ही कराऊंगा, आप वहाँ से वन लाइनर निकाल सकते हैं। और मैं जितने भी वन लाइनर बनता है वहाँ पे मैं ऑलरेडी अंडरलाइन करते जाता हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से तेलुगु को भारत सरकार ने 1 नवंबर 2008 को शास्त्रीय और प्राचीन भाषा के रूप में नामित किया। आंध्र प्रदेश का मुख्य जातीय समूह तेलुगु लोग हैं, जो मुख्यतः आर्य और द्रविड़ की मिश्रित जाति से संबंधित है। वहाँ के कैसे हैं तो तेलुगु लोग हैं, आर्य और द्रविड़ का मिश्रण। कृषि की बात करें तो यहाँ का जो प्राथमिक क्षेत्र है कृषि ही है और मेन प्रमुख उत्पादन क्या है, धान उत्पादन। भारत में वर्जीनिया तंबाकू, ये ध्यान रखना, वर्जीनिया तंबाकू का लगभग 4/5 यानी कि 4 है ना, 5 में से 4 भाग यहाँ पे वर्जीनिया तंबाकू का उत्पादन होता है। और ये सभी गोदावरी और कृष्णा नदी के किनारे यानी उसकी डेल्टा में। आंध्र प्रदेश में की जो नागरिक है वो मुख्य व्यवसाय उसकी खेती है, जहाँ पे कि 62% हिस्से में खेती होती है। आंध्र प्रदेश की मुख्य फसल चावल है और यहाँ के लोग को मुख्य आहार भी चावल ही है, ठीक है, जिसमें कि 77% भाग पे चावल उपजाए जाते हैं। साथ ही यहाँ के प्रमुख फसल ज्वार, तंबाकू, कपास, गन्ना, है ना। और आंध्र प्रदेश भारत का सबसे अधिक मूंगफली पैदा करने वाला राज्य है। मूंगफली सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में पैदा होता है, जहाँ से कि 23% हिस्से पर सघन वन भी है, ठीक है। और यहाँ के वन में सागवान, यूकेलिप्टस, काजू, कैसूरीना, इमारती लकड़े मुख्य रूप से पाए जाते हैं। यहाँ की प्रभाग यानी कि जिले की बात करें तो आंध्र प्रदेश का विभाजन होने के बाद 2 क्षेत्र विभाजित हुए, तटीय आंध्र और रायलसीमा, जिसमें से कि आंध्र प्रदेश में 13 जिले हैं। अनंतपुर, चित्तूर, कडप्पा, पूर्व गोदावरी, गुंटूर, कृष्णा, कर्नूल, श्रीपोट्टी, श्रीमल्लु, नेल्लूर, प्रकाशम, ये कुछ इस तरह से, विजयनगरम, पश्चिमी गोदावरी, ये इसके जिले के नाम है, ठीक है। कुल 13 जिला। संस्कृति संस्थाएं की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे संग्रहालय हैं, जिसमें से कि गुंटूर के पास में अमरावती में स्थित पुरातत्व संग्रहालय, हैदराबाद का सलारजंग संग्रहालय, ये हमेशा पूछा भी जाता है एग्जाम में ना। सलारजंग संग्रहालय कहाँ पे, हैदराबाद में, जहाँ पे क्या मिलता है तो चित्रकला और धार्मिक वस्तुओं का संग्रह है। वही विशाखापत्तनम का विशाखा संग्रहालय, जहाँ पे कि जो डचों का पुनर्वास था उसके वर्णन मिलते हैं। विजयवाड़ा में स्थित विक्टोरिया जुबली संग्रहालय, जहाँ पे कि देवी मूर्तियों का, हथियार, चाकू, छुरी का उल्लेख मिलता है। साथ ही शिलालेख का भी अच्छा संग्रह है। यहाँ के प्रमुख व्यंजन की बात करें तो आंध्र प्रदेश में व्यंजन सभी भारतीय व्यंजनों में सबसे ज़्यादा मसालेदार के रूप में विख्यात है, ठीक है। यहाँ का व्यंजन कैसे है तो मसालेदार। यहाँ भारतीय अचार और चटनी, जिसे तेलुगु में पचड्डी कहा जाता है, अचार को तेलुगु भाषा में पचड्डी कहा जाता है, जो कि बहुत ही लोकप्रिय है, ठीक है। और यहाँ टमाटर, बैगन, अम्बाड़ा को जो गोगरू बोला जाता है, ये सब्जी के रूप में चटनी बनाई जाती है, ठीक है। चावल यहाँ का प्रधान भोजन है। इसका प्रयोग विधिक तरीकों से किया जाता है। आमतौर पर चावल को या तो उबाला जाता है और सब्जी के साथ खाया जाता है, या लपसी बना लिया जाता है, या डोसा बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। हैदराबाद पाक शैली मुसलमानों से प्रभावित है, ये ध्यान रखना। हैदराबाद पाक शैली किससे प्रभावित है, मुसलमानों से, जो कि 14वीं सदी में तेलंगाना में आए थे। और यहाँ का प्रमुख व्यंजन जो है हैदराबादी बिरयानी, जो कि हम सब जानते हैं, हैदराबादी बिरयानी बहुत ही फेमस है। अब यहाँ की नृत्य की बात करें तो जयपा सेनानी, जिन्हें जयपू नायडू कहा जाता है, वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आंध्र प्रदेश में प्रचलित नृत्य के बारे में लिखा है, ठीक है। नृत्य के दोनों देसी और मार्गी रूप को संस्कृत में नृत्य रत्नावली में शामिल किया गया और इसमें 8 अध्याय होते हैं, ठीक है। यहाँ के लोक नृत्य पेरनी, प्रेरंखा, शुद्धवर्त नर्तन, सरकारी रासका, दंड रासका, शिवप्रिया, ये सभी यहाँ के कुछ प्रमुख नृत्य कला है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में शास्त्रीय नृत्य पुरुष और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है। जो शास्त्रीय नृत्य यहाँ की जो मुख्य है कुचिपुड़ी, है ना, जिसे आप याद रखने के लिए कच्चीपुड़ी कह सकते हैं, अंधा खाए कच्ची पूड़ी, ठीक है। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी वहाँ की शास्त्रीय नृत्य। ये मैं मजाक कर रहा हूँ, आप इसको सीरियस मत लेना, ठीक है।
याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये मुख्यतः यहाँ की क्या है, कुचिपुड़ी, साथ में वीरानाट्यम, बुट्टू, बोम्मुल, डुप्पू, तप्पेट, धिम्मा, कोलाटम, चिट्टू, लवांडी, बोनालू, गुल्लू, ये सभी वहाँ की कुछ नृत्य रूप हैं, ठीक है। साहित्य की बात करें तो ननन्या, तिकन्ना और एर्रा प्रगंडा वह त्रिमूर्ति है जिसमें महान संस्कृत महाकाव्य महाभारत का तेलुगु में अनुवाद किया है, ठीक है। ये सभी कौन है, तो महाभारत का तेलुगु में अनुवाद किया। और एक और हैं वो मेरा पोतना, जिन्होंने वेद व्यास द्वारा संस्कृत में लिखे गए श्रीमद् भागवत कथा का तेलुगु में अनुवाद करते हुए श्रीमद् आंध्र भागवत तमु की रचना की है। किन्होंने, वो मेरा पोतना ने, ठीक है। ननन्या को आदि कवि कहा जाता है, ननन्या जो हैं उन्हें आदि कवि कहा जाता है, ठीक है। और कडप्पा निवासी तेलुगु कवि वेमना भी दार्शनिक कविताओं के प्रसिद्ध कवि हैं। इस तरह से यहाँ के कुल कुछ साहित्य और वहाँ के नृत्यकर्ता और साहित्यकर्ता हुए। आंध्र प्रदेश के मूल निवासी और क्रांतिकारी कवि श्री श्री ने तेलुगु साहित्य में अभिव्यक्ति के नए रूप प्रविष्ट किए थे। आप लोग पीडीएफ को सही से पढ़ लेंगे, ठीक है। फिल्में की बात करें तो आंध्र प्रदेश भारत में सबसे अधिक सिनेमा हॉल वाला राज्य है। सबसे अधिक सिनेमा हॉल वाला राज्य आंध्र प्रदेश, जहाँ के लगभग 2700 सिनेमा घर है। और राज्य द्वारा एक वर्ष में लगभग 220 से 250 फिल्मों का निर्माण किया जा सकता है ना। भारत के डॉल्बी डिजिटल थिएटरों में लगभग 40% यहाँ स्थित है, यानी कि जो डीबी होती है, डॉल्बी डीडी जो होती है, वो यहाँ पे लगभग 40% स्थित है। टॉलीवुड भारत में सबसे अधिक संख्या में फिल्मों का निर्माण करता है, याद रखना। साउथ की मूवी क्या कहलाती है, टॉलीवुड। जैसे बॉलीवुड है ना, उसी तरह से टॉलीवुड। टॉलीवुड का अपूर्व सितारा एनटीआर, उन्होंने अपनी पार्टी के गठन के 9 महीने में मुख्यमंत्री बनकर इतिहास रचा था। एनटीआर जो हैं वो फिल्म जगत को छोड़ करके राजनीति जगत में आए और 9 महीने में ही वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए थे, है ना। और ये आज तक का विश्व रिकॉर्ड भी है। संगीत की बात करें तो राज्य के पास, आंध्र प्रदेश राज्य के पास संगीत की बहुमूल्य विरासत है, जिसमें से कि कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति त्यागराज। एक बात आप ध्यान रखेंगे, कर्नाटक संगीत जो है सभी साउथ राज्य में, चाहे तमिलनाडु हो, केरला हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, ये सभी में कर्नाटक संगीत ही मिलते हैं। कर्नाटका राज्य हो, ये सभी में कर्नाटक संगीत की वर्णन मिलते हैं और सभी कर्नाटक संगीत से ही संबंधित है। कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति त्यागराज, अन्य मार्चार, क्षेत्रीय, ये सभी वहाँ के प्रमुख विभूति और तेलुगु वंशज थे, है ना। और महान मैंडोलिन वादक मैंडोलिन श्रीनिवास श्री आंध्र प्रदेश से थे, ठीक है। वहीं कुछ यहाँ के महान कर्नाटक गायक श्री मग्गलपल्ली बाल मुरली कृष्ण, ये सभी तेलुगु वंश से संबंधित थे। आगे देखिए तो कई महत्वपूर्ण आधुनिक हिंदू संत आंध्र प्रदेश से हैं, जिनमें निम्बार्क, जिन्होंने द्वैतवाद की स्थापना की, पढ़ते हैं ना हिस्ट्री में, निम्बार्क द्वैतवाद की स्थापना। अरविंद मिशन की माँ मीरा, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता का समर्थन किया था। श्री सत्य साईं बाबा, यानी कि साईं बाबा सबका मालिक एक, है ना, सबका मालिक एक कहने वाले साईं बाबा भी, जो पूजा का एकता का समर्थन है, वो भी वहीं से थे, आंध्र प्रदेश से। तीर्थ स्थल या धार्मिक स्थल की बात करें तो संपूर्ण भारत में तिरुपति या तिरुमाला, सबने सुना होगा, यहाँ पर मैं होकर के आया हूँ, है ना, बालाजी, तिरुपति बालाजी, ये बहुत ही सौंदर्य है ना, सौहार्दपूर्ण जगह है। अगर वहाँ पे आप जाते हैं ना, बहुत ही शांति, बहुत ही स्वच्छ जगह। वहाँ पे आप अगर उस पहाड़ी पे चढ़ गए तो आपको बिना चप्पल के घूमना पड़ेगा, खाली पैर ही, और कहीं पे भी आपको एक प्लास्टिक कचरा तक नहीं मिलता पूरे रास्ते में, है ना। तो यहाँ का जो संपूर्ण भारत में तिरुपति या तिरुमाला जो है वो एक तीर्थ स्थल है, जो कहाँ पे, तो भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित और चित्तूर जिले में स्थित है, ठीक है। वही सत्यनारायण स्वामी का मंदिर भी प्रसिद्ध है। तो कनक दुर्गा मंदिर आंध्र प्रदेश में प्रसिद्ध है। कालहस्ती का एक प्राचीन शिव मंदिर है और चित्तूर जिले के स्वर्ण नदी के किनारे स्थित है। श्री शैलम में आंध्र प्रदेश में एक और मस्त मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है, और ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक यहाँ स्थित है। और यहाँ पर आदि शंकर ने भी इस मंदिर का दौरा किया था। वही उसी समय शिवानंद लहरी की रचना 12 ज्योतिर्लिंग में से एक भगवान राम ने, और वही भगवान राम ने स्वयं सहस्त्रलिंग की स्थापना की थी, ठीक है।
भद्राचलन श्री राम मंदिर और गोदावरी नदी के लिए जाना जाता है। वहाँ पे भक्त रामदास भगवान राम को समर्पित एक भक्तिपरक गीतों की रचना की थी। इस तरह से वहाँ के कुछ प्रसिद्ध मंदिर है ना, हिंदू बिरला मंदिर, रामप्पा मंदिर, मुस्लिम मक्का मस्जिद, चार मीनार, हुसैन सागर झील, ये सभी वहाँ के धार्मिक स्थल और पर्यटन क्षेत्र एक तरह से है। अब पर्यटन की बात करें तो विशाखापत्तनम का गोल्डन बीच, बोर्रा में 1 लाख पुराने चूने पत्थर ये सब के लिए संबंधित है गुफा, सुरमय अरकू घाटी, INS कारासूरा पनडुब्बी संग्रहालय। INS कारासूरा पनडुब्बी संग्रहालय जो है वो भारत में अपनी तरह का अकेला पनडुब्बी संग्रहालय है ना। उसके बाद भारत का सबसे लंबा समुद्र तटीय सड़क बोर्रा गुफाएं आंध्र प्रदेश के राज्य में विशाखापत्तनम में है, अनंतगिरी पहाड़ी में स्थित है जो कि, और 1807 में भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज द्वारा इसकी खोज की गई थी है ना। वही देखिए बेलम गुफाएं जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में दूसरी सबसे बड़ी गुफा प्रणाली है। बेलम गुफाएं भारतीय उपमहाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी गुफा प्रणाली है। बेलम गुफाओं का नाम गुफाओं के लिए संस्कृत में प्रयुक्त शब्द बैलम से उत्पन्न हुआ, जिसकी लंबाई कुल 3229 मीटर है और उसे भारतीय उपमहाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी प्राकृतिक गुफा कहा जाता है। उसके बाद हर्षली पहाड़ी की ऊंचाई जो है 1265 मीटर, जो कि आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध गर्मियों का पहाड़ी सैरगाह है, यानी कि पर्यटन स्थल है गर्मी में है ना। और हर्षली पहाड़ी पर ही कौंडिन्या वन्यजीव अभ्यारण्य भी स्थित है। परिवहन की बात करें तो राज्य में कुल 5 हवाई अड्डे हैं है ना। हैदराबाद में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय जो कि राज्य का सबसे बड़ा, फिर विशाखापत्तनम, विजयवाड़ा, राजमंड्री, तिरुपति सरकार, ये सभी, और 6 शहरों में हवाई अड्डे शुरू करने की योजना भी है। ये 5 हवाई अड्डे हैदराबाद, विशाखापत्तनम, विजयवाड़ा, राजमुंद्री और तिरुपति। उसके साथ साथ सरकार द्वारा 6 शहरों में नेल्लूर, वारंगल, कडप्पा, ताडेपल्ली गुंडेम, रामगुंडम और अंगोला, ये सभी वहाँ पे और बनाने की कोशिश की जा रही है। आंध्र प्रदेश के पास विशाखापत्तनम और काकीनाडा में भारत के 2 प्रमुख बंदरगाह है, और मछलीपट्टनम, निजामपट्टनम जो गुंटूर के नाम से, और कृष्णपट्टनम, ये छोटे छोटे 3 बंदरगाह। और विशाखापट्टनम के निकट ही गंगाबरम में एक और निजी बंदरगाह विकसित किया जा रहा है। ठीक है, अब कुछ अन्य फैक्ट्स की बात करें तो यहाँ के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन हो गए? काकीनाडा, मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम। उसके बाद टाइगर रिजर्व की बात करें तो नागार्जुन सागर सैलम, श्रीशैलम, जो कि यहाँ का सिर्फ एकमात्र और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा 3000 स्क्वायर किलोमीटर में भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है वो आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर श्रीशैलम ही है ना। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा 3000 स्क्वायर किलोमीटर। यही यहाँ पे हाथी रिजर्व की बात करें तो रायाला हाथी रिजर्व। बर्ड सेंचुरी की बात करें तो रालपुड्डू ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, श्रीलंका मलेश्वर, कोल्लेरू, नेलापुट्टू, ये सभी वहाँ की बर्ड सेंचुरी है। रामसर साइट की बात करें तो कोल्लेरू लेक फ्लेमिंगो बर्ड यहाँ की रामसर साइट है। रामसर साइट क्या है तो 1971 में हुई वेटलैंड कन्वेंशन में जो ईरान के एक छोटे से शहर रामसर में हुआ था, इसलिए इसे रामसर साइट कहा जाता है। जिस तरह से सुंदरबन है ना, उसी तरह से रामसर साइट जो है, जो मतलब दलदली भूमि, रामसर साइट उसे कहते हैं जो तटीय क्षेत्र का दलदली भूमि जो होती है, जहाँ पे कि बरस भर पानी होते और जंगल होते, उसे रामसर साइट कहा जाता है। यहाँ के नेशनल पार्क की बात करें तो पापीकोंडा, राजीव गांधी जो कि रामेश्वरम में स्थित है, और श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है। ठीक है फ्रेंड, इस तरह से हमने आंध्र प्रदेश से संबंधित इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को जाना। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। PDF के लिए आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसी के साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करेंगे। चलिए, जय हिंद, धन्यवाद।